रिकॉर्डिंग का मैसेज को स्क्रीनशॉट। यस मैम। देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग का बैच और यूनिट कॉस्टिंग तो पहले दिन ही कंप्लीट हो गया था और बैच कॉस्टिंग भी कंप्लीट हो गया। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है? तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कि जब हम लोग का कस्टमर ऑर्डर पे काम होता है, तो वो तो बैच पे भी होता था कस्टमर ऑर्डर पे, लेकिन वहां पर जो प्रोडक्शन होता है वो मतलब बैच पे होगा, मतलब बल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या है वो देख लो, बताते हैं। थोड़ा लिख देते हैं तो डिफरेंस समझ में आएगा। तो डेफिनेशन लिखो, जॉब कॉस्टिंग इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ম্যাম জব পোস্টিং কোন একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টের উপর হবে? হ্যাঁ দেখো, পার্টিকুলার প্রোডাক্টের উপর তো ব্যাচও তো হয়, যেমন মানে যেমন কোয়েশ্চেন ছিল না সে অর্ণব কনফেকশনারি, তো ওরা কনফেকশনারি বিজনেস করে, তাই ওদেরকে ওটা অর্ডার। তো জব আর ব্যাচ যেটা না সেটা সিমিলার, ডিফারেন্স হচ্ছে প্রোডাকশন কতটা তার উপরে বলছি। মানে কিরকম ভাবে বোঝাবো? উম, देखो जैसे जॉब और बैच कॉस्टिंग में जो डिफरेंस है उसमें देखो, एक जॉब ही एक कॉस्ट यूनिट है, ठीक है, जबकि एक बैच एक कॉस्ट यूनिट होता है। ठीक है, मतलब जॉब में एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन बैच में स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब अ, कैसे बोले, जैसे कि स्पेसिफिक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब कॉस्टिंग होता है। ठीक है, और आइडेंटिकल यूनिट्स जब हम लोग एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा आइडेंटिकल यूनिट्स जब एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बैच कॉस्टिंग होता है। एक चीज देखो, बैच और जॉब में क्या है ना, कि बैच में भी मुझे कोई पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, जॉब में भी मुझे कोई पर्टिकुलर कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरा बेकरी का बिजनेस है, तो मुझे कोई पर्टिकुलर कस्टमर बोल ही सकता है कि आप मुझे इतने सारे केक बना के दो। ठीक है, तो इतने सारे केक बना के दो, तो फिर वो मेरा क्या है, वो भी तो मैंने क्या है, ऑर्डर ही लिया ना। तो ऑर्डर लिया उस कस्टमर के हिसाब से कि भाई इस तरीके का इतना सारा केक बना के दे दो। ठीक है, तो वो भी तो हम लोग का क्या हो गया, पर्टिकुलर एक ऑर्डर पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उसको मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं बैच। ठीक है, जैसे कि मान लो, मतलब की डिफरेंस क्या बोले, जॉब कॉस्टिंग में ऐसे, जॉब कॉस्टिंग जो है, जॉब ही उसमें कॉस्ट यूनिट है, मतलब एक यूनिट बनता है ना, इसीलिए। और जबकि बैच कॉस्टिंग में क्या है, बैच जो है ना वो मेरा कॉस्ट यूनिट है, वो मेरा कॉस्ट यूनिट है। ठीक है, मतलब देखो, जॉब में जैसे मान लो मैंने टेलर को जाके बोला मुझे इस तरीके का एक ड्रेस सिल के दो, तो उसके लिए वो एक ड्रेस ही उसका कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। लेकिन जब हम बैच कॉस्टिंग किसी से करवा रहे, मतलब कोई अगर बैच कॉस्टिंग में काम करता है, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 10,000 पीसेस केक बना के दो, ठीक है, 10,000 पीसेस केक बना के दो, तो फिर ये मान लो अब ये 10,000 पीस को 5 बैच में बनाएगा। ठीक है, तो 2,000 करके एक एक बैच में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उस केस में कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, ये एक एक बैच जो है ये कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से भी हम लोग मेन डिफरेंस जो है बोल सकते हैं, कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से जो है ये डिफरेंस तुम लोग को दिखेगा। जैसे कि देखो मान लो ऐसे, जैसे प्रिंटिंग का काम जो करते हैं ना, जैसे मान लो किसी को कोई कार्ड छपवाना है, ठीक है, जैसे घर पे शादी है, कोई भी ऑकेशन है, ठीक है, तो हम लोग जाके क्या बोलेंगे, जैसे मान लो घर पे कोई ऑकेशन है उसके लिए हमें कार्ड छपवाना है, तो हम लोग प्रिंट जो करते हैं उनको जाके बोलेंगे कि मुझे इस तरीके का इतने सारे वेडिंग कार्ड्स बना के दो, मान लो बोल दिए कि इतना सारा वेडिंग कार्ड्स चाहिए, तो ये उसके लिए जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई 1,000 मान लो 1,000 एक ही तरह का वेडिंग कार्ड जो है
प्रोड्यूस कर रहा है एक बैच में, ठीक है, तो फिर वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका फिर बैच कॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर कस्टमर ने बोला कि मुझे इस तरीके से ऑर्डर दे दिया कि इस तरीके से बना के दो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो फिर वो हम लोग का जॉब कॉस्टिंग हो जाएगा। मेनली क्वांटिटी के लिए ही होता है, क्वांटिटी के लिए ही होता है, ठीक है। फिर भी हम लिखवा देते हैं, लिखवा देंगे ये वाला। ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों में, ठीक है। मेन वही कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई में ही डिफरेंस, क्योंकि दोनों में ही स्पेसिफिक ऑर्डर बेसिस पे ही काम होता है, ठीक है। दोनों में ही स्पेसिफिक ऑर्डर बेसिस पे काम होता है, अलग अलग ऑर्डर बेसिस पे काम होता नहीं है, ठीक है। फिर भी जो छोटा छोटा डिफरेंस है वो ये कि वो कॉस्ट यूनिट के लिए, ठीक है, हम वो डिफरेंस लिखवा के ना अच्छे से समझा देते हैं, ऐसे नहीं समझा पा रहे, अच्छे से समझा देंगे लिख के। अच्छा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जॉब कॉस्टिंग एक बार लिख लेते हैं, तो फिर दोनों डिफरेंस भी बता देंगे। तो जॉब कॉस्टिंग इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर कॉस्ट इज where cost is determined separately for each job, work order or contract. Each job is treated as separate cost यूनिट, ठीक है। हर एक जॉब को एक कॉस्ट यूनिट माना जाता है, लेकिन बैच में क्या होता है, हर एक बैच को कॉस्ट यूनिट माना जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस भी होता है। तो देखो जब यहाँ पर लिख रहे हैं तो अब देखो, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई एक कंपनी है लाइक एबीसी लिमिटेड, ठीक है, वो बनाता है फर्नीचर, ठीक है, वो मान लो फर्नीचर बनाता है। अब उसके पास एक जॉब आया, मतलब उसके पास मिस्टर ए आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे किंग साइज बेड बना के दो, ठीक है। और उसके पास दूसरा कस्टमर भी आया मिस्टर बी, ठीक है, उन्होंने बोला मुझे क्वीन साइज, क्योंकि बेड में ऐसे साइज होता है, ठीक है, किंग साइज, क्वीन साइज, ये होता है। तो ये जब उन्होंने ये काम जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो जॉब 1 नाम दे दिया, इसको जॉब 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को जॉब कॉस्टिंग में करना क्या है, तब हम लोग मिस्टर ए को कितने में बेचे वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम लोग बना के तो देंगे। और मिस्टर बी भी बोलेंगे देखो मुझे ना, मान लो उन्होंने कोई फोटो निकाल लिया, मतलब जैसे मान लो कि ऑनलाइन पे बहुत सारा डिजाइन मिलता है, तो उन्होंने बोला देखो ऐसा ऐसा बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें बताना, तो फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ बना देंगे, ठीक है, लेकिन वो पूछेंगे ना कि भाई फिर कितना पैसा लगेगा, मतलब मेरा ये बेड कितने का हो जाएगा, कितना पड़ेगा, तो हमें उनको क्या बताना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बताने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉस्ट की, उस बेड को बनाने के लिए हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। अब कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारा चीज आ जाएगा, प्लस हम लोग कितना अपना प्रॉफिट रखना चाहते हैं वो एड ऑन करके हम लोग बताएंगे कि कितने में बेच सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में तो यही करना है, कॉस्ट शीट ही बनाना है बेसिकली, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस जब निकालोगे तो घूम फिर के वो कॉस्ट शीट ही बन गया, ठीक है। तो कॉस्ट शीट बनेगा यहाँ पर देखा जाए तो। अब जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कौन कौन से इंडस्ट्री में इस तरीके का काम होता है, मतलब जॉब बेसिस पे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि मान लो कि अगर कोई प्रिंटिंग कंपनी है, जैसा हम बोल रहे थे कि अगर कोई प्रिंटिंग कंपनी है तो उसके पास कैसा कैसा काम आ सकता है, जैसे मान लो 1000 विजिटिंग कार्ड बना के दो, 500 पोस्टर्स बना के दो, ऐसा काम हो सकता है। अच्छा, और कहाँ कौन कौन से इंडस्ट्री में इस तरीके का काम होता है, जैसे कि प्रिंटिंग कंपनी हो गया, इसके अलावा फर्नीचर का मैंने एग्जांपल दे दिया, तो फर्नीचर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके लिए भी जॉब होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल रिपेयर, ठीक है, तो जैसे जो भी रिपेयरिंग का काम करते हैं, मतलब जो गाड़ी वगैरह, ठीक है, तो उनके पास तो उस गाड़ी का जैसा, जो गाड़ी का जो कंडीशन है उस हिसाब से वो रिपेयर करके देते हैं, तो वो भी उनके लिए जॉब वर्क हो गया।
टेलरिंग का काम, इंटीरियर डेकोरेशन, घर का जो डेकोरेशन होता है तो वो जो कस्टमर जैसा बोलेगा वैसा बना के दिया जाए। स्पेशलाइज्ड कोई मशीन बना के देना, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब कंपनी जो है मेनली देखा जाए तो जॉब बेसिस पे काम करती है। ठीक है, अच्छा अब जॉब का हम लोग फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ईच जॉब फीचर्स। ईच जॉब is a separate costume. Costs are collected and recorded जॉब वाइज। मतलब कौन से काम के लिए कितना पैसा लगेगा तो उसको हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई आया बोला मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए तो उसका कॉस्ट अलग होगा, मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों का कॉस्ट अलग अलग हो सकता है क्योंकि दोनों का डिमांड स्पेसिफिकेशन अलग हो सकता है। ठीक है, और हर एक जॉब एक कॉस्ट शीट है। ईच जॉब हैज ए कॉस्ट शीट, हर एक जॉब का एक कॉस्ट शीट होगा। वो तो मैंने पहले ही समझाया, देखो क्यों कॉस्ट शीट होगा, क्योंकि जॉब जॉब कॉस्टिंग में मुझे करना क्या है, सेलिंग प्राइस अपने कस्टमर को बताना है। सेलिंग प्राइस बताने का मतलब ही हो गया कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे suitable where प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी हम लोग प्रोवाइड करें, हम लोग जॉब वाइज सर्विस भी तो हो सकता है। ठीक है, आर मेड, जैसे डॉक्टर जॉब वाइज ही देता है ना, जिसका जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से वो मेडिसिन देगा, ट्रीटमेंट होगा। तो जॉब और सर्विसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जॉब कॉस्टिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, किस तरीके से जॉब कॉस्टिंग एग्जीक्यूट होता है। जॉब ऑर्डर नंबर, ठीक है, जैसे ही हमें जॉब मिलता है हम लोग उसका जॉब ऑर्डर नंबर दे देते हैं। तो लिखो सिंस जॉब कॉस्टिंग accumulate cost by specific job, a number must be assigned to each job so that each job may be identified। बता देते इसका मतलब सिंपल कुछ नहीं कि हम लोग जब भी जॉब हमें मिलेगा तो हम लोग एक जॉब ऑर्डर नंबर लिख देंगे कि इतने नंबर। जैसे अगर तुम लोग कभी भी टेलर के पास गए हो, आजकल तो लोग कम ही जाते हैं जो भी हो, तो फिर उसमें क्या होता है ना, जब हम लोग अपना मटेरियल देते हैं उनको
तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उसमें एक नंबर लिख देते हैं, उस नंबर से मैच करके ही बाद में उन्हें पता चलता है कि कौन से कस्टमर को कौन सा चीज देना है, मतलब किसका कौन सा प्रोडक्ट था, ठीक है, ढूंढने में उसमें हेल्प होता है। तो वही लिखा है, जॉब ऑर्डर नंबर, सिंस जॉब कॉस्टिंग एक्यूमुलेट कॉस्ट बाय स्पेसिफिक जॉब, ए नंबर मस्ट बी असाइन टू ईच जॉब। क्योंकि हर एक जॉब का एक नंबर असाइन किया जाता है ताकि हम लोग उस जॉब को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। फिर सेकंड में लिखेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, इसमें लिखो इट इज ए रिटन ऑर्डर टू फोरमैन टू प्रोड्यूस ए जॉब। तो जो जॉब प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं फोरमैन, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक रिटर्न ऑर्डर, मतलब बड़े बड़े कंपनी में ऐसे ही होता है, रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है फोरमैन को कि ठीक है अब तुम ये जॉब प्रोड्यूस करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो जो बड़ा कंपनी होता है उसमें ऐसा तो नहीं होता है, जो जैसे कि देखो जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपना काम सब खुद ही करते हैं, ठीक है। लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थोड़ी होता है, जैसे कि मान लो कि अगर हम लोग किसी बड़े फर्नीचर कंपनी के पास जाएंगे तो जो कारपेंटर है वो हम लोगों से पूछने नहीं आएगा, पहले तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ठीक है, वो पूछेगा क्या चाहिए नहीं चाहिए, डिजाइन वगैरह दिखाएगा, हम लोग कुछ बोलेंगे दिखाएगा, फिर हो सकता है कि वो फिर अपने कारपेंटर को वो चीज भेजेगा, फिर वो हाँ ना करेगा, तो सीधा ऐसा नहीं कि हमें जो कारपेंटर है उसके पास ही लेके चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो एक मतलब उनका हर एक स्टेज वर्क होता है, वैसे ही तो यहाँ पर है, इट इज ए रिटर्न ऑर्डर टू फोरमैन टू प्रोड्यूस ए जॉब। पहले रिटर्न ऑर्डर देते हैं वो लोग कि हाँ भाई ये ऑर्डर आया है, ये पसंद है, तो ये अब बनाना शुरू कर दो, ठीक है। इट गिव्स द फोरमैन, ये रिटर्न ऑर्डर फोरमैन को इंस्ट्रक्शन है रिलेटिंग टू द जॉब एंड ऑल्सो authorized him to start the authorized him to स्टार्ट द वर्क, ठीक है। तो रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं आता है वो अपना काम स्टार्ट नहीं करते, रिटर्न ऑर्डर आने पे ही उनके पास ऑथोरिटी आता है कि वो लोग वो चीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लिखो, जॉब कॉस्टिंग इज क्लासिफाइड एज, जॉब कॉस्टिंग दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग और सेकंड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बताते इसका मतलब, तो देखो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो वन टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब बता देते हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मतलब ये कॉस्टिंग कब हम लोग अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, ठीक है, जो भी बना रही है, जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, बिल्डिंग बनाती है, जैसे कि मॉल वगैरह बनता है, ठीक है, बिल्डिंग बनता है, स्कूल कॉलेज का बिल्डिंग सरकार का बनता है, जो भी बनाए, सरकारी कंपनी बनाए बेसरकारी बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिसको पूरा होने में मोर देन 1 ईयर लगेगा ही लगेगा, इस तरीके के काम को कंप्लीट करने से इसका भी तो कॉस्टिंग करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, मान लो सरकार ने जाके बोला देखो यहाँ से यहाँ रोड बनवाना है, ये रोड बना के देना है, ठीक है। तो जैसे ही ये बात होता है ना, तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूज़पेपर में जो है उसका टेंडर निकाला जाता है, फिर हर एक कंपनी अपना कोटेशन भेजती है कि हाँ हम लोग ये रास्ता बना के देंगे इतना, फिर जो टेंडर बोल रहा है, मतलब चाहे वो सरकार हो या बेसरकारी कंपनी जो भी हो, तो नॉर्मली सरकारी कंपनी मतलब सरकारी तो रोड बनाने का सोचेगा ना, कोई दूसरा आदमी थोड़ी ना सोचेगा। तो फिर जैसे जैसे ही कोटेशन आता है, फिर वो उनको जो सही लगता है उस कोटेशन के अकॉर्डिंग उस कंपनी को वो टेंडर इशू कर देती है कि भाई ठीक है आप ये रास्ता बना के दो, आप ये पुल बना के दो, जो भी ये ब्रिज बना के दो, ठीक है। तो
ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है तब उस कंपनी को भी तो बोलना पड़ेगा कि ये रास्ता बना के देने में कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है इसमें भी कॉस्टिंग होना जरूरी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये भी देखो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होगा कि भाई रास्ता यहाँ से ऐसे बनेगा, इतना चौड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। ये भी जॉब कॉस्टिंग हो गया क्योंकि हम लोग किसी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री एरिया के अंदर पॉसिबल नहीं है, बाहर जाके हमें करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो मतलब कंस्ट्रक्शन जो है हमारे फैक्ट्री के अंदर थोड़ी पॉसिबल है, ठीक है। वो तो हमें जिस साइट में जाके बनाने बोलेगा, कंस्ट्रक्शन साइट में जाके काम होगा, ठीक है। जैसे जहां रास्ता बन रहा है वहीं सारा काम होता है, ठीक है। जहां पुल बन रहा है वहीं पर जाके सब मजदूर काम करते हैं, मेटेरियल्स वगैरह वहां तक लेके जाना पड़ता है। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये भी तो वन टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही हुआ, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फीचर्स क्या है कि इसको पूरा होने में मोर देन 1 ईयर लग जाता है, मेन फीचर्स यही है, ठीक है। और उसके बाद जो ये फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग का मतलब है वो काम जो फैक्ट्री के अंदर ही कंप्लीट हो सकता है, जैसे कि प्रिंटिंग का काम जिनका है, या फिर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है, या फिर कोई जो है टेलरिंग का काम कर रहा है। तो इस तरीके का जो काम करते हैं उनका हो गया फैक्ट्री जॉब कॉस्टिंग, फैक्ट्री के अंदर ही वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो ये याद रखो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी वन टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, जॉब कॉस्टिंग इज नॉट कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नीड केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग। ये एक पॉइंट जस्ट स्टार देके लिख दिया। बोल रहा है कि देखो जॉब कॉस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। मतलब जैसे मान लो तुम लोगों ने कोई फर्नीचर जैसे बोला, इस स्पेसिफिकेशन का इस तरीके का फर्नीचर बना के दो, या इस तरीके का जो है पोस्टर बना के दो, जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया जॉब कॉस्टिंग। तो अब ये जो जॉब कॉस्टिंग है ये कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं। जैसे देखो कुछ दिन पहले ही हम लोग के क्लासरूम में जो बैनर वगैरह लगाया गया है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो बैनर ऑर्डर देके बनवाया, थोड़ी ना सेम वैसा ही कुछ लिखवा के कोई बनाएगा, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी किसी का सेम हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन जो जो लिखा हुआ है सेम उस तरीके का चीज जिसने मुझे बना के दिया वो थोड़ी ना बना के रखेगा, क्योंकि कोई लेगा कौन, क्योंकि वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के काम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो कोई दूसरा वैसा क्यों बनवाएगा। तो फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है नहीं कि आज ऐसा सेम जो बैनर बना है कल वैसा सेम और बना देंगे, फिर ऐसा सेम बनाते जाएंगे, नहीं। क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है कि जो कोई भी कस्टमर आके ले जाए। तो ये कस्टमर स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग बनता है ना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। मतलब जॉब कॉस्टिंग ऐसा ही हो गया जो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, जो कस्टमर ने आके बोला ऐसा बना के दे, ऐसा बना के दे दिया, ठीक है। एंड नीड केयरफुल प्लानिंग एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग। तो केयरफुल प्लानिंग और स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज हम लोग ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो किसी और को थोड़ा मॉडिफाई करके बेच देंगे, नहीं। क्योंकि सबके अपने अपने स्पेसिफिकेशन होंगे, तो हम लोग उसको बेच नहीं सकते उस तरीके से कि हाँ भाई थोड़ा खराब है बेच दिया। जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, बुक्स वगैरह खरीदने जाते हो तो उसके पेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लो कोई पेज है नहीं, या फिर पेज में प्रिंट नहीं है, या फिर पेज थोड़ा खराब है। तो क्योंकि सभी को सेम टाइप ऑफ बुक्स चाहिए, तो फिर दुकानदार चाहे तो बेच सकता है, लेने वाला ले सकता है थोड़ा कम बेसी प्राइस में। लेकिन इस तरीके की चीजों में अगर कोई डिफेक्ट हो गया प्रोडक्शन करते वक्त, ठीक है, तो फिर वो कोई दूसरा नहीं खरीदने वाला, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है, और कंट्रोलिंग भी बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। अगर हम लोग इसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं रखेंगे तो हमारा ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा इसे खरीदेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो डिफरेंस का बात हम कर रहे थे वो बताते हैं, जॉब और बैच का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच। तो इधर जॉब लिख रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं बैच। मेथड ऑफ कॉस्टिंग
used for method of costing used for non-standard and non-repetitive products produced as per customer specification against specific order, against specific order। फिर यहाँ पर लिखेंगे बैच में homogeneous products produced in a continuous production flow in lots। ठीक है, पहले लिखवा देते हैं, फिर समझेंगे। Second, costs are determined for each job. Costs are determined for each job. Cost determined in aggregate for the entire batch. And then arrived at on per unit basis। Job are different from each other and identified लिखो independent of each other each job is unique। Product produced in a batch are homogeneous and lack of
इंडिविजुअलिटी। जॉब में क्या बोला है? जॉब में बोल रहा है कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो यूज किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट के लिए। जैसे अगर किसी के घर में कोई ऑकेशन है तो उसने कोई कार्ड छपवाया, तो जरूरी थोड़ी है बाकी लोग भी वैसा कार्ड छपवाएंगे, नहीं, तो नॉन स्टैंडर्ड होता है। मतलब कोई जो काम किया वो दिखा के हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दूसरे कस्टमर को भी ये चल जाएगा, ठीक है। नॉन रिपीटेटिव, मैक्सिमम काम ही नॉन रिपीटेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना चॉइस होगा, ठीक है। तो नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। तो कस्टमर का जो स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, कस्टमर का जो स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसी हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग कुछ बना के देते हैं तो वो ऑब्वियसली नॉन स्टैंडर्ड और नॉन रिपीटेटिव भी होगा, ठीक है। लेकिन बैच में क्या होता है, एक ही जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट, ठीक है। तो लॉट्स में वो प्रोड्यूस होते जाता है, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स, तो बैच में ना जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो लेकिन रिपीट चाहे तो हो सकता है। जैसे देखो बैच में, जैसे मैंने क्या बोला, मेडिसिन, तो मेडिसिन क्या रिपीट नहीं होता है? जैसे मेडिसिन, जो भी कंपनियां मेडिसिन प्रोड्यूस करती है तो वो बैच में प्रोड्यूस करती है इतना 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 मेडिसिन। या जो ब्रेड बन रहा है, बेकरी का काम है, तो ऐसा थोड़ी कि कोई कस्टमर के हिसाब से ब्रेड बन रहा है, नहीं, अलग अलग टाइप का ब्रेड हो सकता है। वो तो मार्केट के डिमांड के हिसाब से अलग अलग इंग्रेडिएंट से अलग अलग चीज बन रहा है, ठीक है। जैसे मेडिसिन का भी जैसा डिमांड है, हर अलग तरीके का मेडिसिन, कोल्ड एंड कफ का मेडिसिन है, जो है हेडेक का मेडिसिन है, अलग अलग मेडिसिन है। तो वो सब एक ही जैसा प्रोडक्ट एक बैच में होता है, ठीक है, एक लॉट्स में होता है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, ठीक है। आज इतना सारा मेडिसिन बना, कल सेम वही वाला मेडिसिन आगे भी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन इसमें कोई कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से उस तरीके से नहीं होता है। ऑर्डर होने से भी वो कोई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे कि देखो, कोई छोटा बेकरी कोई बड़े बेकरी को ऑर्डर कर ही सकता है, मुझे ये इतना सारा, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बना के देते, देखिए हम लोग ये चीज बना के देते, आपको ये चीज बना के दे सकते हैं, आप इसमें से बोल दीजिए क्या बना के देना, आपको बना के दे देंगे। लेकिन उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बना के दे सकते। अगर देंगे तो फिर वो जॉब हो जाएगा, ठीक है। कि कस्टमर बोल रहा है कि इस केक में ऐसा डिजाइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तब वो जॉब हो जाएगा, तब वो बैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पहला डिफरेंस, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट आर डिटरमाइन फॉर ईच जॉब, तो हर एक जॉब का अलग अलग कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ता है। और यहाँ पर बोल रहा है कॉस्ट डिटरमाइन एग्रीगेट होता है पूरे बैच का। जैसे कि एक बैच में मान लो 1 लाख यूनिट मेडिसिन प्रोड्यूस हुआ, तो वो 1 लाख यूनिट जो मेडिसिन प्रोड्यूस हुआ वो पूरे का ही हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं, एंड देन अराइव दैट ऑन पर्टिकुलर यूनिट बेसिस। फिर एक पर यूनिट पे आ जाते हैं। पर यूनिट पे तो आना ही पड़ता है, लेकिन पहले पूरे बैच का, जैसे मैंने बोला कि अगर 10,000 कोई मेडिसिन प्रोड्यूस करना है, हम लोग सोच रहे हैं एक बैच में 2,000 करके प्रोड्यूस करेंगे, पहले ये 2,000 प्रोड्यूस करने का कॉस्ट निकालेंगे जो होगा, फिर डिवाइडेड बाय 2,000 करके पर यूनिट में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पर बोला है जॉब आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हर एक जॉब एक दूसरे से अलग है, इंडिपेंडेंट है, और हर एक जॉब यूनिक होता है, ठीक है। लेकिन बैच में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ होता है, और उसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। जैसे कि मान लो 50,000 यूनिट जो है केक बना, ठीक है, तो फिर 50,000 पीसेस, या फिर मान लो मेडिसिन बना, तो वो सब क्या है, एक ही जैसा देखने में, अलग अलग थोड़ी देख सकते। जैसे मान लो कि ये जो भी तुम लोग ग्रोसरी शॉप में जाओगे, जो बिस्किट्स वगैरह रखा हुआ है, एक ही जैसा कितना सारा बिस्किट्स, तो जब प्रोडक्शन हुआ है तो उसी तरीके, तो उसमें तो कोई थोड़ी ना इंडिविजुअलिटी ढूंढ के मिलेगा हमें। एक ही कंपनी का एक ही जैसा फ्लेवर का जो भी चीज रहेगा वो तो एक ही जैसा देखने में होगा।
मतलब टेस्ट में भी एक ही जैसा होगा, तो इंडिविजुअलिटी उसमें कुछ हमें नहीं देखने को मिले, ठीक है। और हर एक जॉब में अलग से जॉब नंबर होता है, और बैच में अगर देखो तो बैच नंबर होता है, ठीक है। चलो, और देखो हर एक बैच में जितने सारे यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगे सब एक ही जैसा होता है, ठीक है। एक बैच में जितने सारे यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगे वो सब एक जैसा होता है, जबकि हर एक जॉब अपने में आइडेंटिकल होता है, मतलब अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, हमें बनाना है कस्टमाइज्ड, तो कस्टमाइज्ड का मतलब ही होता है कस्टमर के हिसाब से। कस्टमाइज्ड डाइनिंग टेबल हम लोगों ने बना के दिया, डाइनिंग टेबल फॉर मिस्टर एक्स, ठीक है, जिसका कॉस्ट हमें पड़ रहा है 30,000, तो ये एक जॉब कॉस्टिंग हो गई है। या फिर हम लोग कस्टमाइज वार्डरोब बना के दे रहे हैं, वार्डरोब बना के दे रहे हैं मिस्टर वाई, जिसका 50,000 कॉस्ट पड़ रहा है। तो ये सब क्या हो गया, सेपरेटली एक एक जॉब हो गया। और यहाँ पर लिख देते हैं 500 आइडेंटिकल स्कूल बैग, ठीक है। कोई एक कंपनी है, वो स्कूल बैग बनाती है, ठीक है। तो कोई भी स्कूल से उसको ऑर्डर आ सकता है, ठीक है, कि आप ये मुझे ये बैग बना के दे दो, ठीक है। तो फिर वो 500 आइडेंटिकल एक ही जैसा स्कूल बैग बना के देगी। मतलब देखो डिफरेंस ऐसा भी है, देखो जॉब जो हम लोग का बैच है उसमें ऑर्डर वाइज काम नहीं होता, ये बोलना भी गलत है। ऑर्डर वाइज काम हो सकता है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है वो स्कूल का बैग बनाती है, तो कोई एक स्कूल आके बोला कि मेरे स्कूल मुझे ये स्कूल बैग बना के दे दो और उसमें ये लोगो लगा देना, ठीक है, मेरे स्कूल का। तो वो एक ही जैसा 500 बैग का ऑर्डर देके चली गई, तो 500 आइडेंटिकल स्कूल बैग इन वन बैच, तो एक बैच में उन्होंने 500 ऐसा बैग बना के रेडी कर दिया, ठीक है। फिर वो जब कैलकुलेट करेंगे कि कितना कॉस्ट हुआ, तो कैसे करेंगे, ये 500 बैग बनाने में जितना खर्चा हुआ मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 500 यूनिट करेंगे। लेकिन यहाँ ना डिवाइड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक बैच, एक एक जॉब ही खुद एक जो है प्रोडक्ट बन के रेडी हो रहा है। लेकिन एक बैच में जो है बहुत सारा प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन वो सब एक ही जैसा सिमिलर या आइडेंटिकल होगा, इनका कोई अलग अलग इंडिविजुअलिटी नहीं होगा। ये मेन डिफरेंस है। ম্যাম জব কোস্টিং এ যেমন কোনো কোনো মানে কার্ড বানাতে দিলাম हम्म ওকেশনের জন্য, তো ওটা হচ্ছে हम्म জব কস্টিং এ যাবে। हम्म। এবার এবার ওই কার্ডটা হচ্ছে যে মানে আইডেন্টিক্যাল, মানে ওটা একটু আলাদা হবে। তেমনি কোনো স্কুলের জন্য যে 500টা ব্যাগ বানাবে ওটাও তো মানে ওই স্কুলের মতো তো আর কেউ বানাতে পারবে না, ওটাতে না, লোগো আলাদা লাগবে তো। লোক আলাদা লাগবে তাহলে, কিন্তু যেহেতু একটা বানাচ্ছে, যেহেতু একটা বানাচ্ছে না, না কিন্তু ম্যাম যখন কার্ড বানাবে তখনও তো একটা অনেকগুলোই তো। বানাচ্ছে না, এটা এটা বলছো তো প্রিন্টিং এর এতে যে অনেকগুলো হ্যাঁ, করে বানাচ্ছে। যখন কার্ড বানাবে তখনও তো অনেকগুলোই বানাবে। हाँ तब बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो, ठीक ही बोले सो। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कार्ड का, देखो यहाँ पर ना मतलब सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज ना उस तरीके से हम लोग मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने जो कार्ड का बोला वो भी बात सही है कि कार्ड जो बनेगा वो भी तो सब एक ही जैसे, जैसे मैंने 500 कार्ड का ऑर्डर दे दिया तो वो भी तो आइडेंटिकली हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो मतलब मेन बात ये है कि अगर हम लोग ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल पीसेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैच मानेंगे, ठीक है। और वन स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क है तो हम लोग उसे जॉब मानेंगे। तो ये याद रखो, ठीक है। सही बात है, उसमें भी तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो वन स्पेसिफिक पीस ऑफ वर्क, ठीक है, पीस ऑफ वर्क। और बैच का मतलब एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल
पीसेस प्रोड्यूस्ड टुगेदर। ठीक है, तो आइडेंटिकल पीसेस अगर प्रोड्यूस्ड एक साथ हो रहा है तो हम लोग उसको बैच मानेंगे। तो जो मैंने वो प्रिंटिंग वाला एग्जांपल दिया, देखो उसमें जॉब भी आ जा रहा है, क्योंकि जॉब इसलिए क्योंकि हम लोग कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पीस नहीं बना रहे तब फिर हमें उसे बैच ही बोल देना चाहिए। ठीक है, तो उसको तुम लोग बैच ही बोलो। जब एक पीस बना नहीं रहे तो फिर हम लोग उसे बैच ही बोलेंगे। बैच बोलना ही बेटर है। कहाँ लिखा था? हाँ, तो ये एक बार ये क्वांटिटी के वजह से जो है ये जॉब हो जाएगा, सॉरी बैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल में ये फर्नीचर, ऑटोमोबाइल रिपेयर, टेलरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, स्पेशलाइज्ड मशीन, प्रिंटिंग का भी लिख दो। लेकिन अगर हम लोगों का एक ही, जैसे मैंने बोला क्लासरूम का जो बैनर लगा हुआ है, ठीक है, तो वो तो एक ही बना है। ठीक है, वो कौन सा बहुत सारे क्वांटिटी में बना है। ठीक है, तो फिर ये हम लोग का हो जाएगा जो है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं तो जॉब में आ जाएगा। और बैच का मतलब जब ग्रुप में प्रोड्यूस करना पड़ेगा और सारे ग्रुप, एक ही ग्रुप के अंदर जो भी प्रोडक्ट रहेंगे वो आइडेंटिकल होना चाहिए। अब ठीक है, बोलो अब समझ में आ रहा है? मतलब सिमिलरिटीज ही है मेनली, डिफरेंस तो बस वो क्वांटिटी का ही है, वही हम स्टार्टिंग में बोलना चाह रहे हैं। तो समझ में आया? हाँ। देखो सिमिलरिटीज क्या है पता है, दोनों में ही अगर हम लोग सिमिलरिटीज को थोड़ा नोट डाउन करें तो शायद हमें और क्लैरिटी आ जाए। अगर सिमिलरिटीज देखें, छोटा छोटा पॉइंट लिखवा देते जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ये कोई नोट नहीं लिख पा रहे। सिमिलरिटीज अगर जॉब और बैच में देखो, दोनों में ही क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर बेसिस पे काम होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर और रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे मेडिसिन का ऑर्डर कौन देता है? देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। मार्केट में कौन सा बीमारी आया हुआ है, क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, तो वो मेडिसिन कंपनी को पता होता है। उस हिसाब से वो लोग जो है प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले देखोगे बहुत सारा मेडिसिन है जो बंद हो गया है क्योंकि उसका ऑर्डर नहीं आता है, मतलब वो बंद हो गया। अब देखो मेडिसिन सेक्टर में बहुत सारा पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो कोई मेडिसिन बैन हो गया है तो फिर वो वाला नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सारे चीज का ऑर्डर डिमांड उस बिजनेस को पता होता है कि भाई क्या डिमांड ऑर्डर चल रहा है, उस हिसाब से होता है। तब मेडिसिन कंपनियों को ऑर्डर आता है ये बनाने का। ठीक है, तो वो तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है, क्या मेडिसिन आ रहा है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या नहीं है, वो सारी चीजों के ऊपर। तो हर एक चीज का ऑर्डर के हिसाब से ही जो है हमारा काम होता है। ठीक है, तो अगर एक सिंगल सिंगल ऑर्डर आता है तो जॉब कॉस्टिंग हो गया, और अगर ह्यूज क्वांटिटी में आता है जिसको हम लोग बैच में प्रोड्यूस करेंगे तो फिर बैच कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट मेटेरियल यूज होगा, चाहे वो बैच में काम करने के लिए हो या जॉब में हो, ठीक है, डायरेक्ट मेटेरियल इज चार्ज्ड डायरेक्टली टू डायरेक्टली टू पर्टिकुलर जॉब और बैच। ठीक है, मतलब जो बैच में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या जॉब कॉस्टिंग के थ्रू से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है वो डायरेक्टली उसी जॉब में ऐड कर, मतलब सीधा बात है, एक जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना मटेरियल का जरूरत है उस मटेरियल का कॉस्ट उस जॉब में चला जाएगा। अगर बैच का मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है बैच में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेम फॉर लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट इज चार्ज डायरेक्टली टू पर्टिकुलर जॉब और बैच। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी वही, डायरेक्ट एक्सपेंस इज चार्ज डायरेक्टली टू पर्टिकुलर जॉब और बैच। और फिफ्थ नंबर में लिखो, कॉस्ट आर कलेक्टेड सेपरेटली फॉर ईच जॉब और बैच। ठीक है, हर एक जॉब या बैच का कॉस्ट हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है कि इस जॉब का इतना कॉस्ट हो गया, इस बैच का इतना कॉस्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर ओवरहेड का लिख देते हैं। फैक्ट्री overhead are allocated
or absorbed into the job और बैच, पर्टिकुलर बैच या जॉब का जो ओवरहेड होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट बनेगा। ठीक है, ए सेपरेट कॉस्ट शीट prepared for each जॉब और बैच। तो देखो सब सिमिलरिटीज ही ज्यादा है, बस क्वांटिटी को छोड़ के। ठीक है, और दोनों मेथड से ही मैनेजमेंट कंट्रोल और कंपेयर कर सकता है प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है, पहले वो लिख देते हैं। बोथ हेल्प्स मैनेजमेंट टू कंट्रोल एंड कंपेयर कॉस्ट। ठीक है, कंट्रोल और कंपेयर करने के लिए कॉस्ट को दोनों मेथड का ही यूज किया जाता है, मतलब दोनों मेथड ही बहुत अच्छा है। ठीक है, और प्रॉफिट डिटरमाइन भी इजीली हो जाएगा। प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग सेलिंग प्राइस विथ कॉस्ट ऑफ द जॉब एंड बैच। तो जॉब एंड बैच दोनों का ही प्रॉफिट कैलकुलेशन करना भी आसान है। और both are generally suitable for specific or for specific production rather than continuous mass production। ठीक है, अब ये बात भी एक बार समझ लो कि नॉन कंटिन्यूअस प्रोडक्ट जो है ना, ये दोनों के केस में लेकिन एप्लीकेबल होगा, जनरली लिखा है इसीलिए। ठीक है, जैसे मेडिसिन के केस में क्या हो गया, उसमें भी देखो मार्केट डिमांड के हिसाब से, जैसे बैच में जैसे मान लो केक बन रहा है, बेकरी का बिजनेस हो गया, मेडिसिन का बिजनेस हो गया, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस हो गया। ठीक है, ये सब जो है बैच कॉस्टिंग मांगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है एक बार में। ठीक है, यहाँ कोई पर्टिकुलर कस्टमर जाके नहीं बोलता है मेरे लिए ऐसा मेडिसिन बना के दो। ठीक है, या मेरे लिए इस तरीके का कॉस्मेटिक या सोप या शैम्पू बना के दो, ऐसा कस्टमर नहीं बोलता, क्योंकि कस्टमर तो मार्केट में जो दिख रहा है उसको जो पसंद है उसमें से वो खरीदता है। ठीक है, तो फिर कोई तो होता है जो कि ये सारी चीजों के लिए ऑर्डर प्लेस करता है कि भाई मार्केट में इस तरीके का डिमांड होना चाहिए, या इस तरीके का चीज हम लोग मैन्युफैक्चर करके बेचने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मास प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि दोनों ही ऑर्डर, तो एक होता है मार्केट का ह्यूज ऑर्डर। ठीक है, और एक होता है कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर, उस हिसाब से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला बोथ आर जनरली सूटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्शन, तो दोनों ही स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होता है, जिसमें जॉब तो सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। ठीक है, रेदर देन कंटिन्यूअस मास प्रोडक्शन। तो बार बार मास प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया बनाते ही जाता है, नहीं, डिमांड देखना पड़ेगा, कहीं इंडिविजुअल कस्टमर का, कहीं मार्केट का डिमांड। ठीक है, उस हिसाब से। और अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो द बेसिक कॉस्टिंग प्रोसीड्यूर इज द सेम इन बोथ मेथड्स। तो प्रोसेस तो दोनों में सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों में मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेलिंग प्राइस। द मेजर डिफरेंस इज ओनली द कॉस्ट यूनिट। ठीक है, यही डिफरेंस है कि कॉस्ट यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां कॉस्ट यूनिट मतलब एक यूनिट का कॉस्ट, तो जॉब में हर एक जॉब ही कॉस्ट यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी वहां एक होता है, लेकिन बैच में क्या होता है, हर एक बैच कॉस्ट यूनिट होता है, फिर हम लोग उसका पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। इन जॉब कॉस्टिंग एंड इंडिविजुअल job is
द कॉस्ट यूनिट, जैसे कि मैंने बोला अभी, ठीक है, वेयर एज इन बैच कॉस्टिंग ए बैच इज a batch of identical units is the cost unit. ठीक है, जैसे हम लोग अगर टेलर के पास जाके बोल रहे हैं मुझे ये एक ड्रेस सिल के दीजिए, तो वो उसके लिए जॉब हो गया। लेकिन मान लो कोई बड़ा कंपनी जाके बोल रहा है मुझे इस डिजाइन का जो है 100 पीस चाहिए, जिसके अंदर मान लो एस साइज, एक्सएस साइज, एल साइज, एम साइज, इस तरीके का। जैसे तुम लोग देखोगे कि मॉल में नॉर्मली ऐसा दिखता है कि एल साइज का ये एक ही तरीके का, एम साइज का एक कोई पर्टिकुलर ड्रेस है जिसका एस, एम, एल, ठीक है, ये सारा चीज दिख रहा है। तो फिर ये भी तो कोई टेलर ही बना के दिया होगा, ठीक है, या मशीन में बनाओ, मतलब मशीन में भी तो टेलर ही काम करते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब किसी को ऑर्डर दिया है तो वो बना के दिया है ना, तब उसको हम लोगों ने आइडेंटिकल ऑर्डर दिया कि भाई ये चीज ना आप एस साइज का 1000 बना के दो, एम साइज का 1000 बना के दो, एल साइज का 1000 बना के दो, तब उसके लिए वो बैच कॉस्टिंग हो जाएगा। लेकिन जब हम जाके पर्टिकुलर मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि इतने साइज का ये बना के दो, ठीक है, तो वो उसके लिए जॉब हो जाएगा। तो मेन तो वो यूनिट का ही बात है, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर एक चीज बनाएगा तो वो हो जाएगा जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। जब उसी चीज को बहुत सारा बना के देगा, ठीक है, जो कि उसे बैच में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और हर एक बैच में आइडेंटिकल, जैसे मान लो एक में पूरा एस साइज का बनाया, फिर एक बैच में एल साइज का, फिर एक बैच में मान लो एम साइज का, तो वो हो जाएगा बैच कॉस्ट। आई होप कि समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है। तो वैसा खास डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन वन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ, तो इसमें रिकॉर्ड इन दिस इन कॉस्टिंग जर्नल, ठीक है। कॉस्टिंग जर्नल, तो जर्नल जो है ना, ये हम लोग जो कॉस्ट बुक कीपिंग है वहां पर करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये एक बार स्किप करते हैं, इसको बाद में समझाएंगे। इलास्ट्रेशन टू करते हैं, जो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उससे रेलिवेंट है। तो क्या वो वाला क्वेश्चन जॉब का नहीं था? नहीं, जॉब का ही है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो इलास्ट्रेशन टू से करते हैं। सबसे पहले बोला है कि ये शॉप फ्लोर सुपरवाइजर ऑफ ए स्मॉल फैक्ट्री प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 303 टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है जॉब नंबर 303 का। मेटेरियल 70, डायरेक्ट वेजेस 18 आवर्स करके 2.5 45, ठीक है। फिर बोल रहा है डिपार्टमेंट एक्स 8 आवर्स काम होता है, डिपार्टमेंट वाई में 6 आवर्स, डिपार्टमेंट 4 जेड में 4 आवर्स, तीन डिपार्टमेंट 6 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा करके काम होता है। टोटल 18 आवर्स हो गया, देख लो, 4 + 6 10, 10 + 8 18 आवर्स काम होगा। 2.50 जो है वर्कर का रेट है। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 5 रुपीज, तो 45 + 5 50, 50 + 7 120 हो गया। अब 33 1/3% एक्सपेंसेस कॉस्ट ऐड हो रहा है, 40 रुपीज हो जाएगा। 120 का 33 1/3% मतलब 1/3 होता है 40, तो टोटल करने से 160 आ गया। तो हम लोग को तो दे ही दिया है कॉस्ट, फिर क्यों कैलकुलेट करने बोला है? क्योंकि यहाँ पर एक डेटा दिया है, देखो, एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर का पीएल दिया हुआ है, मेटेरियल यूज्ड 1,50,000। तो ये टोटल टोटल कि जितने भी जॉब हम लोगों ने पूरे साल में लिए हैं उसमें मेटेरियल यूज हुआ है 1,50,000, और इस जॉब में ये जो 303 नंबर जॉब है उसके लिए 70 रुपीज का मेटेरियल खर्चा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये टोटल मटेरियल का खर्चा बोल रखा है। फिर डायरेक्ट वेजेस बोल रखा है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड तीनों का मिला के 30,000। फिर स्पेशल स्टोर आइटम्स 4,000, ओवरहेड्स डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का मिला के 16,000, वर्क्स कॉस्ट आ गया, जीपी बताया है, और इधर सेल्स लेस रिटर्न 2,50,000। फिर सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ जीपी ब्रॉट डाउन हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस, और फिर नेट प्रॉफिट आ गया। बोल रहा इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर द थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड आर सिमिलर। बोल रहा है कि अगर देखोगे तो एक्स वाई जेड का रेट सिमिलर है, मतलब यहाँ पर रेट कितना है 2.5। तो हम लोग चेक करते हैं सिमिलर है कि नहीं है। तो
तो इसमें @2.5 करके देखो कितना आता है, इसमें @2.5 और इसमें @2.5, टोटल 30,000 आता है कि नहीं। तो ये तो हो जाएगा 25 अच्छा, और ये कितना हो जाएगा 3,000 30,000 30,000 अच्छा, और ये वाला 20 ये 30,000 और 8,000 इंटू 2.5 20,000। अच्छा, तो फिर टोटल कितना हो जा रहा है 25 मतलब 45 प्लस 3 48,000 हो रहा है। तो यहाँ बोला क्या है, इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली रेट फॉर 3 डिपार्टमेंट आर सिमिलर, तीनों का सिमिलर। এটা তো উল্টো আচ্ছা, मैं बोलो কি বলছো। টোটালটা তো 75,000 হচ্ছে। হ্যাঁ সেটাই তো, ওটাই দেখছি টোটালটা 75 হয়ে যাচ্ছে। তাই 18 आवर्स 2.5 ही तो था, डायरेक्ट वेजेस 18 आवर्स 2.5, 10,000 12,000 8,000। ओ ये तो वेजेस दिया हुआ, ओहो ये तो वेजेस दिया हुआ, इसमें रेट लगा दिया गलती से। मतलब इसको @2.5 से डिवाइड करने से पता चलेगा कितने आवर्स के लिए, मतलब ये ऑलरेडी जितना आवर्स होगा उतने आवर्स के बेसिस पे लगाया हुआ। ये तो रुपीज में दिया हुआ है ना, ये थोड़ी ना आवर्स है कि हम इसमें @2.5 लगाएंगे, ये ऑलरेडी आवर्स है। तो ये सब बोल रहा है कि 2.5 करके लगाया हुआ है, मतलब इसमें आवर्स निकाल सकते हैं कि कितना कितना आवर्स वो निकाल सकते हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट एक्स में कितने आवर्स काम हुए हैं फिर 10,000 पे हो रहा 4,000 है। हाँ तो डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ जाएगा, ऐसे करने से 4,000 आवर्स काम हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 4,000 आवर्स, और ये 2.5 से डिवाइड करने से हो जाएगा 4,800 4,800, और ये 2.5 से डिवाइड करने से हो जाएगा 200 3,200। ये आवर्स है, ठीक है। तो बोल रहा है इतने इतने आवर्स होंगे और ये 2.5 करके लगा है, मतलब ये बता दिया है कि रेट जो है यहाँ पर 2.5 करके ही लगा हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट, हम लोग को बोला है जॉब कॉस्ट शीट बनाने के लिए। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूनिट cost using current financial year's actual figures as basis at 20% to total cost to determine selling price। सबसे पहले बोला जॉब कॉस्ट शीट बनाओ, तो जॉब कॉस्ट शीट के अंदर ही तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 करते हैं तो उसमें 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, और मुझे जितना लग रहा है इसमें तो 2 भी इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि 2 में बोला है हमें एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बना के देना है। मतलब ये ऑलरेडी कॉस्ट शीट तो बना हुआ है, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो बताते हैं। बोल रहा है कि फिर से कॉस्ट शीट बनाओ, और इसको ही तो रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बोलेंगे, यूजिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर्स एज बेसिस। तो ये क्वेश्चन को इसी तरीके से यहाँ पर एड ऑन करके देना चाहिए था कि प्रिपेयर ए रिवाइज्ड जॉब कॉस्ट शीट यूजिंग दिस, ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली कंबाइन ही है, बट अलग अलग ऐसे दे रखा है। हमें रिवाइज्ड कॉस्ट शीट बनाना है। क्यों बनाना है, बोल रहा है कि हमें करंट फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है उसके बेसिस पे बनाना पड़ेगा। क्या ऊपर वाला अलग तरीके से बना हुआ है? तो देखो डायरेक्ट वेजेस तो ठीक है 2.5 करके ही बना हुआ है, बाकी चीजों में हमें देखना पड़ेगा कि कुछ चेंजेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिस का मतलब ओवरहेड का बात होगा, ठीक है। हम बताते हैं कैसे करके करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर लिख लो इलास्ट्रेशन टू और स्ट्रक्चर बना लो। जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग, जॉब कॉस्ट शीट, जॉब नंबर 303। मतलब जो कॉस्ट शीट बना हुआ है वो हमारा नहीं चलेगा, हमें दूसरा बनाना पड़ेगा, वो भी पर्टिकुलर जो है हम लोग का इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है उसके एक्चुअल डेटा के बेसिस पे हमें बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। अब देखो मेटेरियल का खर्चा का तो कोई बेसिस नहीं होता है। मेटेरियल जैसे ओवरहेड का बेसिस होता है कि हम लोग ओवरहेड किस तरीके से चार्ज करें, ठीक है। उसका बेसिस हो सकता है। क्यों होता है, देखो ओवरहेड का बेसिस इसीलिए होता है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिसिटी का कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ठीक है। तो फिर हम लोग का ये बिल कैसे कौन से जॉब में जाएगा या कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए हमें बेसिस चाहिए। तो हम लोग फिर इलेक्ट्रिसिटी का जितना यूनिट खर्चा हुआ है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर हमारा कितना लाइट पॉइंट्स है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर मतलब हम
ओवरहेड जिन्होंने किया है उनको तो पता है, देखो। और अगर ओवरहेड नहीं किया हुआ है तो हम एक चीज याद दिला रहे, फाउंडेशन में हम लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं फाइनल अकाउंट्स का, तो वहां पर देखना कि फैक्ट्री खर्चा बोला है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस या फिर रेंट का खर्चा। तो रेंट मान लो ये पूरा जो जगह है, ये पूरे जगह का हम लोग रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट्री लगा हुआ है, यहाँ एक फैक्ट्री लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करें, ये फैक्ट्री जितने जगह पे है, ये फैक्ट्री जितने जगह पे है उसके स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम लोग पूरे रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम लोगों ने जिनसे रेंट लिया है वो तो बोल दिया पूरे जगह, ये पूरे जगह का रेंट 1 लाख है। अब हमें क्या करना है, यहाँ का अलग चार्ज करना है, यहाँ का अलग चार्ज करना है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, फ्लोर एरिया जितना है उसके बेसिस पे कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर बेसिस पे ओवरहेड का खर्चा चार्ज करना होता है, क्योंकि ओवरहेड का खर्चा हमें पर्टिकुलरली दिया हुआ नहीं रहता है कि इस जॉब के लिए इतना होगा, ठीक है। इसीलिए तो वो ओवरहेड का खर्चा कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो 70 रुपीज है, ये तो 70 आ जाएगा कि एक यूनिट इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हम लोग का मेटेरियल का खर्चा हो जाएगा 70 रुपीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस कैसे होगा, बोला है कि एक्चुअल डेटा के बेसिस पर, एक्चुअली भी 2.5 करके ही लगा हुआ है, तो अभी भी हम लोग 2.5 करके लगाएंगे। डिपार्टमेंट XYZ 8 6 और 4 आवर्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट XYZ 8 6 और 4 आवर्स @2.5 करके। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 15 और 10 45, ठीक है। ये हो गया, ये तो एज इट इज ही रहेगा। और चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसका भी कोई बेसिस नहीं होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर हर एक जॉब के लिए बताया जाता है, ठीक है। तो चार्जेबल एक्सपेंसेस ये हो जाएगा हम लोग का 5 रुपीज, ठीक है। तो ये प्राइम कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी चेंजेस होगा जिस कॉस्ट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें चेंजेस होगा। तो ये जैसे मैम 120 था वैसे ही रहेगा। हाँ बोल। ম্যাম যেমন ইলেকট্রিসিটি এক্সপেন্স ওটা ওভারহেডে মানে ওটা আলাদা আলাদা ভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে কত কস্ট হচ্ছে মানে পার ফ্যাক্টরিতে। তো তেমন যেমন ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল, তো জব কস্টিং এ যদি কেউ আলাদা আলাদা মানে জিনিস অর্ডার দেয়, তো ওটার জন্য তো আলাদা আলাদা ভাবে কস্টিং করতে হবে দুটোর, মানে আলাদা আলাদা হ্যাঁ প্রোডাক্ট তো হ্যাঁ আলাদা হ্যাঁ। কস্টিং। যদি এই জবটার জন্য আমাদেরকে বলেছে, যদি এখানে দুটো জব হতো তাহলে যেই জবের জন্য যত মেটেরিয়াল আমরা ততটাই লিখবো, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা মেটেরিয়ালটা জানবো যে কোনটার জন্য কতটা লাগছে। কিন্তু ইলেকট্রিসিটির খরচাটা, ধরো একটা জায়গাতে বসে টেলার 100টা জামা তৈরি করছে, 100টাই জব অর্ডার এসছে, 100টা কাস্টমার নিজের নিজের স্পেসিফিকেশনে বলে গেছে। তো এবারে ও যেখানে বসে কাজ করছে ওখানে ধরো এসি চলছিল, তো ওই এসির যে খরচাটা সেটাও অ্যাপোর্শন করবে কি করে, ওকে তো সেটাকে একটা কিছু একটা বেসিসে করতে হবে, ঠিক আছে। কিন্তু এটা জানে যে কার জামাতে কত টাকার কাপড় লেগেছে সেটাও বলে দিতে পারবে, কারণ সেই হিসেবে ও কিনে আনতে বলেছে বা নিজে কিনে এনেছে। হ্যাঁ বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। আর হ্যাঁ ম্যাম। প্রত্যেকটা জামা তৈরি করতে কত টাকাও চার্জ নেবে ও সেটাও জানে, কি এই জামাটা যদি বাচ্চার তাহলে আমি এত টাকা নেবো, এটা বড়দের বা এটা এই জিনিস আছে তো এত টাকা নেবো, ওটা এই জিনিस আছে तो এত টাকা নেবো। जो खर्चा 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकोगे वही तो डायरेक्ट खर्चा होगा, और वो सारे डायरेक्ट खर्चे को मिला के होता है प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट खर्चा हर एक जॉब में जो है डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हैं वही तो ओवरहेड होता है, तो फिर उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो उसको चार्ज कैसे करोगे, तो उसमें हमें बेसिस लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिस का बात हो रहा है ना, तो फिर वो ओवरहेड का बात होगा, तो ओवरहेड का बेसिस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्राइम कॉस्ट हो गया, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड, ठीक है। चलो ओवरहेड ऐड करते हैं। ओवरहेड कैसे अप्लाई होगा, तो हम लोग को बोला है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। चलो ओवरहेड के बाद और क्या खर्चा आ जाएगा, ओवरहेड के बाद फिर वर्क्स कॉस्ट निकल के आएगा हम लोग का। ये वर्क्स कॉस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं, ये पूरे साल में इन्होंने एक बना रखा है, ठीक है। जैसे ये एक्चुअली जैसे फाइनेंशियल अकाउंट में जैसे बनता है वैसा बना के रखा है, फाइनल अकाउंट्स की तरह। वर्क्स कॉस्ट हम लोग का इस जॉब का आ जाएगा
फिर हम लोग को जीपी वगैरह नहीं निकालना है, फिर हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, ये भी ओवरहेड है तो इसका भी बेसिस देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लगा देंगे, इस जॉब में जितना लगाने बोला है, नीचे नीचे बोल दिया है पर्टिकुलरली 20% लगाना है, फिर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये पूरा जगह हम रख देते हैं। नेक्स्ट पेज में हम बनाते हैं वर्किंग, ठीक है। अब वर्किंग नोट में बनाना क्या है, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को किस तरीके से जो है अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए। देखो, एक रूल्स होता है, रूल्स क्या है मतलब याद रखना पड़ेगा कि अगर हमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड कैसे रिकवर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं बोला है, तो वो हमेशा लेबर कॉस्ट के ऊपर रिकवर होगा। जैसे क्वेश्चन कुछ बोल देता कि इस ओवरहेड को इस तरीके से लगाओ, इस ओवरहेड को उस तरीके से लगाओ, तो वैसे लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर चुप है, साइलेंट है, तो हमेशा फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर के बेसिस पे लगाना होता है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो तुम लोग को भी एग्जाम में इसी तरीके से लिखना भी है। देन फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। और बाकी अगर क्वेश्चन कुछ बोल दिया तो फिर वैसे ही करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड को ना लेबर आवर के बेसिस पे करो, तो फिर लेबर आवर बेसिस पे करना। जब कुछ नहीं बोलेगा तो लेबर कॉस्ट बेसिस पे। अब इसको निकालोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर हमें बोला है एक्चुअल फिगर्स के यहाँ पर देख के लेना है। तो ओवरहेड जो है डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का है 5000, 9000 और 2000, ठीक है। और वेजेस है 10, 12, 8000। तो अगर हम लोग जो बेसिस लिए उसके बेसिस में डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड का खर्चा निकाले कि डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट आउट ऑफ डायरेक्ट लेबर निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट है बोला है, ठीक है। तो ओवरहेड कितना है 5000, ये डायरेक्ट लेबर का कितना परसेंट है, जैसे कि किसी को मिला है मार्क्स 5 मार्क्स मिला है, कितने नंबर में मिला है, 15 में 5 मिला है, ठीक है। तो उसको कितना परसेंट मिला है, तो कैसे निकालते हैं, 5/15 इंटू 100। तो यहाँ पर भी वही बोलो कि अगर मुझे ओवरहेड का खर्चा निकालना है, डायरेक्ट वेजेस में कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज है डायरेक्ट वेजेस का। जैसे मुझे तुम लोगों को मैंने अगर बोला कि किसी को 5 मिला है 15 में, 5 मिला है 15 में, ये फुल मार्क्स था, ठीक है, ये मार्क्स उसे मिला है। तो फिर मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि उसे 15 में कितना परसेंट मिला है, ठीक है। तो वही ये 15 क्या हो गया, ये हो गया लेबर, ठीक है। लेबर का कितना परसेंट है, ये हो गया ओवरहेड, ठीक है। तो ये जैसे निकालोगे वैसे ही निकालना पड़ेगा, तो बोलो कैसे निकले। 50%। हाँ 50%। कैसे निकालना पड़ेगा, 5000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। 5000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50%। 50% ऑफ क्या, लेबर कॉस्ट। डिपार्टमेंट वाई का कैसे निकलेगा, 9000/12, फिर 2000/8, तो 9000/12 इंटू 100, 75। ये वाला 70% ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि हम लोगों का ओवरहेड कैसा है। पहले केस में 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, फिर 75% और 25% ऑफ लेबर कॉस्ट। अब हम लोग को ये ओवरहेड निकालना पड़ेगा इस जॉब के लिए। तो इस जॉब के लिए कैसे निकालेंगे, तो फिर इस जॉब के लिए डिपार्टमेंट एक्स का लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी ओवरहेड कितना हो जाएगा, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट इसका कितना है, डिपार्टमेंट एक्स का लेबर कॉस्ट यहाँ लिखा था कितना है, 20, 15 और 10। तो फिर 20 का 50%, 15 का 75%, 10 का 25%, तो कितना कितना हो जाएगा, तो ये तो 10 हो जाएगा, 10 रुपया, क्योंकि 20 रुपीज है, ठीक है। ये लेबर कॉस्ट यानी रुपीज में, इसका 50%, 15 का 75% यानी कितना हो जाएगा, और ये 25 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 2.5 रुपीज, और ये कितना हो जाएगा 11.25, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, वर्किंग नोट जो 1 लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे ओवरहेड का खर्चा, तो डिपार्टमेंट एक्स 10, डिपार्टमेंट वाई 11.25 और डिपार्टमेंट जेड
5 सब टोटल करने से कितना आएगा? 23 रुपीज 75 पैसा। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा प्राइम कॉस्ट के साथ, तो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। तो बोलो कितना आ रहा है प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड? 120 के साथ ये वैल्यू ऐड हो रहा है। 120 प्लस 123 143.75। ठीक है, अब ऐड हो जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे हमें, यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, ओवरऑल एक 33 एंड 1/3% फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट कर दिया है। मतलब ओवरहेड पूरा कितना चार्ज किया, बोल रहे जो भी खर्चा हुआ है उसका 1/3 कर दिया। लेकिन नहीं, हम लोग सब अलग अलग करेंगे क्योंकि हमें करने के लिए बोला है। अब दूसरा ओवरहेड आ रहा है सेलिंग का, यहाँ दिख रहा है 20,000। अब सेलिंग का बेसिस क्या होता है, देखो क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बोला है तो सेलिंग के केस में क्या एजम्पशन लेके चलना चलना पड़ता है। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूरा लिखा हुआ है तो भी, और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर इस क्वेश्चन में होता तो भी। तो ये मैंने जानकारी के लिए लिखवा दिया कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये रिकवर कैसे करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। तो ये हमेशा होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अच्छा तो ओवरहेड पहले निकालते हैं। फाइनेंशियल ईयर के जो डेटा है उसके हिसाब से ओवरहेड रिकवरी रेट कितना होगा। तो किसके बेसिस पे बोला है, वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे। यहाँ ओवरहेड के नाम में क्या है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, वो मैंने याद रखने के लिए लिखवा दिया। अगर तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे करके ब्रैकेट कर लो और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस है 20,000, मुझे इसे वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट है उस बेसिस पे निकालना पड़ेगा। तो वर्क्स कॉस्ट है 2 लाख, तो अभी सिखा है, बोलो कैसे लिखोगे। वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट है वो निकालना है, अभी तो सिखा दिया कैसे करके निकालना चाहिए बोलो। मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस आउट ऑफ वर्क्स कॉस्ट कितना है ये निकालना है। 20,000 by 2 lakh into 100. 10%, 10%, 20,000 lakh 100, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, अब यही वाला वहां पर अप्लाई करो, वर्क्स कॉस्ट पे 10% लगा दो। सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा 10% ऑफ 143.75 करने से जितना आएगा 14.38 हो जाएगा। टोटल करने से 158.1%, 158.125, 13। मैंने तो 2 डिजिट किया, हाँ 13। अच्छा, अब ये आ गया टोटल कॉस्ट क्योंकि इसके आगे और कोई खर्चा है नहीं। टोटल कॉस्ट, ठीक है, फिर अब इसमें ऐड करो प्रॉफिट। कितना ऐड करने बोला है, 20%। 20% किस चीज पे बोला है, कॉस्ट पे की 20% टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 20% डायरेक्टली इस पे लग जाएगा। तो यही कॉस्ट है, इस पे लगाओ तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। निकालो इस पे 20% कितना होता है और टोटल कितना। 31.63, 31.6 प्रॉफिट। 189.79 सेलिंग प्राइस या 76, 76। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये वाले क्वेश्चन में आते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1।
इसमें देखो क्या बोल रहा है कि in a factory following the job costing method and abstract from the work in progress as on 30th September was prepared as under। तो बोल रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस 30th सितंबर का जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा है। इनका 3 जॉब है, 115, 118, 120। मेटेरियल इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, ठीक है। ये डायरेक्ट मटेरियल होता है तो ये आइडेंटिफाइबल होता है कि कौन से जॉब में कितना मटेरियल लग रहा है। डायरेक्ट आवर्स सबका अलग अलग। लेबर का ये रुपीज दिया है, मतलब ये कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, लेबर आवर। इतना घंटा काम करने पे इतना रुपए, तो एट द रेट ऑफ कितना करके पेमेंट हुआ होगा, 2 रुपया। यहाँ पर एट द रेट ऑफ कितना करके पेमेंट हुआ होगा, 2। 2। अच्छा, ये इसमें अलग होगा क्योंकि 300 है, 475, तो डिवाइड करना 1.58। 1.58। अच्छा, तो जो भी हो, जितना भी आ रहा है ये टोटल हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड ये रुपीज में दे रखा है इतना, ठीक है। तीनों जॉब का क्या क्या दे रखा है, मेटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, लेबर आवर और ओवरहेड का खर्चा। मेटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वेयर एज फॉलोज। तो बोल रहा है मेटेरियल जो यूज हुआ है कितना कितना हुआ है, तो बोल रहा है जॉब 118, जॉब 118, जॉब 118, ठीक है। तो जॉब नंबर 118 के लिए 300, 425 और 515 इतने का मेटेरियल यूज हुआ है। और ये सब क्या है, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर। इसका मतलब होता है कि जब मेटेरियल इशू होता है, कहाँ से होता है, स्टोर से होता है। स्टोर से मेटेरियल फैक्ट्री में जाता है, तो जब जरूरत पड़ा लेके आ गए, ऐसा बात नहीं होता, ठीक है। एक प्रोसेस के थ्रू से जरूरत पे हम लोग लाएंगे ऑब्वियसली, तभी तो मेटेरियल रखा है ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन एक प्रोसेस होता है, पहले हमें एक मेटेरियल का नोट इशू करना पड़ेगा स्टोर कीपर को। वो नोट पढ़ के देख के तभी वो मेटेरियल इशू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उस नोट में जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, कि इतने नंबर नोट में इस जॉब के लिए इतने रुपए का मेटेरियल हम लोगों ने इशू किया है, तो रिक्विजिशन नोट होता है। फिर इसके बाद और यूज हुआ है जॉब नंबर 120, 121 में ये उसका रिक्वेस्ट नंबर था, इतना इतना इतना, ये सब दिया। मतलब बेसिकली ये दिया हुआ है कि कब कौन से जॉब में कितने रुपए का मटेरियल इशू हुआ था। फिर समरी फॉर लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर। तो बोल रहा है कि कितना घंटा लेबर ने काम किया है। तो जॉब नंबर 115, 118, 120, 121 और 124 के लिए दिया हुआ है। तो 2 जगह पे लेबर काम कर रहा है, शॉप ए में, शॉप बी में, ठीक है। तो शॉप ए में जो लेबर काम कर रहा है वो 25 आवर्स कर रहा है, शॉप बी में 25 आवर्स इस जॉब के लिए। तो इस तरीके से सारे डिटेल्स दिए हुए, ठीक है, कि इतना इतना घंटा इस जॉब के लिए, इतना इतना घंटा इस जॉब के लिए, इतना इतना घंटा इस जॉब के लिए। इस तरीके से दिया हुआ है कि कौन से जॉब में कितने कितने घंटे के लिए काम हुआ। इनडायरेक्ट लेबर वेटिंग ऑफ मेटेरियल, बोल रहा है कि मेटेरियल के लिए वेट करना पड़ा 20 आवर्स और 10 आवर्स, शॉप ए और शॉप बी में। मशीन ब्रेकडाउन के लिए जो है काम रुक गया 10 घंटा, 5 घंटा। आइडल टाइम गया 5 और 6 घंटा। ओवर टाइम चला गया से ओवर टाइम प्रीमियम 6 आवर्स और 5 आवर्स, ठीक है। फिर बोल रहा है A shop credit slip was issued in October that material issued under requisition number 54, मतलब ये बात, ठीक है, अंडर 54 was written back to store as being not suitable। तो बोल रहा है कि 54 नंबर जो रिक्वेजिशन नंबर था जिसमें मटेरियल रिक्वेस्ट डाला गया था, वो मटेरियल रिटर्न हो गया है क्योंकि वो सुटेबल नहीं था उस जॉब के लिए। कब रिटर्न हुआ, बोल रहा है अक्टूबर में। ए मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्वेजिशन नंबर 55 फॉर जॉब नंबर 118 वाज डायरेक्टेड टू जॉब 124। तो 2 चीज हुआ है, देखो क्या हुआ है। मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर 54 में जो मेटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट हुआ था वो जो है सूटेबल नहीं है, तो वो रिटर्न हो गया है स्टोर में, ठीक है। रिटर्न टू स्टोर मतलब वो उस जॉब नंबर में यूज नहीं हुआ है। और दूसरा बोल रहा है कि एक मेटेरियल ट्रांसफर नोट इन्होंने जनरेट किया था क्योंकि 55 नंबर रिक्वेजिशन नोट से जो मेटेरियल रिक्वेस्ट डाला गया था वो कौन से जॉब के लिए था, वो शायद जॉब 118 के लिए था, बट वो मटेरियल जॉब 118 में इशू नहीं होकर ट्रांसफर हो चुका है जॉब 124 में। ये लिखा हुआ है, देख लो। 55 118 के लिए, तो ये जो 425 रुपीज का मटेरियल है ये ट्रांसफर हो गया है जॉब नंबर जो है
24 के लिए, ऐसा हमें क्वेश्चन बता रखा है। फिर बोल रहा है द आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज 3 पर आवर वाइल एट शॉप बी इट इज 2 पर आवर। तो बोल रहा है शॉप ए में जो लेबर काम करते हैं उनको 3 रुपए करके पर आवर का दिया जाता है, बी में 2 रुपए करके पर आवर। द फैक्ट्री ओवर इट इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, जॉब 115, 118, 120 वेर कंप्लीटेड इन अक्टूबर। बोल रहा है कि ओवरहेड का रेट कैसे अप्लाई होगा, जैसे सितंबर में अप्लाई हुआ था वैसे ही होगा, और जॉब 115, 118 और 120 अक्टूबर में कंप्लीट हो गया है बोल रहा है। तो बाकी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब। मतलब ये 3 जॉब का हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकाले। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करके जो आएगा वही फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। It is the practice of the management to put a 10% on factory cost to cover administration and selling overhead and invoice the job to the customer on a total cost plus 20%। तो बोल रहे पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकालो, फिर उस पर 10% ऐड करो, जिससे क्या क्या कवर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। फिर जो टोटल कॉस्ट आएगा उसमें 20% प्रॉफिट लगा के हमें तीनों जॉब का जो है इनवॉइस प्राइस यानी सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड का खर्चा। ठीक है, चलो कैसे करके करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट showing factory cost। जॉब, जो जो जॉब कंप्लीट हुआ है उसी का हम लोग दिखा सकते हैं। तो कौन कौन सा जॉब है, 115, 118 और 120। तो जॉब 115, तो यहाँ लिख देते जॉब मंथ। खर्चा में आ जाएगा मेटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये सब मिलके हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से करें तो हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हो, अलग अलग बना के भी कर सकते हो, बट उसमें टाइम लगेगा, तो हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए टेबल फॉर्मेट का यूज करें। तो सबसे पहले जॉब नंबर 115। ठीक है, ये जॉब जो है ये कंप्लीटेड हुआ है अक्टूबर में। ठीक है, अच्छा 115 में जाते हैं। 115, इसमें कितना मेटेरियल इशू हुआ है, 1325 मेटेरियल, 1325 लेबर, 800 ओवरहेड 640, 800 ओवरहेड 640। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये सितंबर का खर्चा है, ये ऊपर लिखा हुआ है 30 सितंबर तक का, तो ये सितंबर तक का खर्चा है। बोलो कितना हो जाएगा, 1325 प्लस 800 प्लस 640, 2765, 2765। ठीक है, और ये जॉब कंप्लीट कब हुआ है, बोल रहा है ये सभी जॉब कंप्लीट हुआ है अक्टूबर में। तो अक्टूबर में भी कोई खर्चा लगा होगा, देखते हैं अक्टूबर में क्या खर्चा है 115 के लिए। मटेरियल का तो कोई खर्चा नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पर अक्टूबर का सारा डिटेल्स है। अक्टूबर में जॉब 115 के लिए कोई मटेरियल रिक्वेस्ट जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल का खर्चा नहीं है। लेबर का देखते हैं, हाँ है 25 और 25 आवर्स। ठीक है, तो 25 और 25 आवर्स, तो कितना लेबर का खर्चा हो जाएगा, 25 एट द रेट ऑफ कितना करके 3 करके और 25 एट द रेट ऑफ 2 करके कितना हो जाएगा, यही पर कैलकुलेट कर लेते, 25 एट द रेट ऑफ 3 और 25 एट द रेट ऑफ 125। तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे लगाने के लिए बोला है, बोल रहा है वैसे ही लगाओ जैसे सितंबर में। द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, सितंबर में जैसे लगा है वैसे ही लगाने के लिए बोला है। ठीक है, तो सितंबर में 640 है, ये किस बेसिस पे लगा है, तो कुछ नहीं बोलने से हम लोगों ने क्या सोचा है, लेबर
कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो 640 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग को इस मंथ में भी लेबर कॉस्ट का 80% करना पड़ेगा, तो 125 का 80% कितना हो जाएगा? निकालो 125 का 80%, हम वर्किंग नोट बना देते हैं। 185 का सॉरी 125 का 80% कितना होगा? 100। 100, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, तो ये कितना हो ম্যাম जाएगा? बाबा? বলছি এটা 115 নম্বর জবে মানে জব নম্বরে हम्म, সেপ্টেম্বরে ম্যাটেরিয়াল লেবার আর ওভারহেডের এক্সপেন্স মানে কস্ট হয়েছে, তেমনি हम्म, এটা অক্টোবরে যখন हम्म। ম্যাটেরিয়াল কস্ট নেই তো ম্যাম প্রোডাকশন মানে ম্যাটেরিয়াল কিছু কেনেনি তো তবুও প্রোডাকশন হয়েছে তার জন্য লেবার আর ওভারহেডের এক্সপেন্সেস এটা। হ্যাঁ, মানে মেটেরিয়াল পুরো লাগিয়ে দিয়েছে কিন্তু লেবারের এখনো কাজ হয়নি, মানে মেটেরিয়ালের আর কোনো কনজাম্পশন হয়নি ওই মান্থে। যা নিয়েছিল 1325 টাকার মেটেরিয়াল স্টোর থেকে নিয়ে নিয়েছিল, সেটা রয়েছে, এবার সেটাকে নিজের মতো করে কাজে লাগাচ্ছে। মানে অক্টোবরে কিছু মেটেরিয়ালের ইস্যু হয়, আচ্ছা বুঝতে পারলে? মানে মেটেরিয়াল কিছু পাঠায়নি, এত টাকার মেটেরিয়ালটা রেখে নিয়েছিল, সেই জন্য আর অক্টোবর মান্থে কোনো মেটেরিয়ালের খরচা আমাদের লাগছে না। বাকি লেবার কাজ করেছে, সেখানে 125 টাকা লেগেছে, আর ওভারহেড 100 হয়ে গেছে। अच्छा, ये सब का लेकिन वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट हम दिखा देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद 118 बोला है, 118 का सितंबर का दे रखा है। देखो 118 का सितंबर का है 810 500 400, तो टोटल लगाओ 810 500 400, 810 500 400, तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस 810, 1710। और अक्टूबर, अक्टूबर का देखते हैं 118 का। अक्टूबर का 90 इंटू 30, तो 19 एट द रेट ऑफ 3 और 30 एट द रेट ऑफ 2, 19 टू 3। अच्छा, 118 में मेटेरियल देखते हैं। हाँ है, 118 में मेटेरियल है, कितना है? 425 515 300, टोटल करो 300 प्लस 425 प्लस 515 कितना हो रहा है? 1240। 1240। अब इसमें से कुछ रिटर्न हो गया था, ये जो यहाँ पर material issued under requisition number 54 was returned back to store as being not suitable. That material issued under requisition number 54, तो 54 का रिक्विजिशन मतलब 118 के लिए, तो 300 का मेटेरियल रिटर्न हो गया, तो 300 कंज्यूम नहीं होगा, तो जो टोटल हुआ वहां से 300 हट जाएगा, या फिर 425 और 515 का टोटल का, है ना। ये दो यूज हो रहा है ना, ये रिटर्न हो गया, ऐसा बोल दिया है कि ये इशू तो हुआ था, बाद में रिटर्न हो गया, तो फिर ये दो यूज होगा, कितना होगा? 940। 940। अब इसमें भी कुछ हुआ है, देखो यहाँ पर बोला है कि रिक्विजिशन नंबर 55 जो जॉब नंबर 118 के लिए था, वो मेटेरियल जॉब 124 को चला गया, तो नंबर 55 में कौन सा था? नंबर 55 में ये था 425, तो ये भी फिर यूज नहीं हुआ, तो फिर कितना यूज हुआ? सिर्फ और सिर्फ 550। 515, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देगा सीधा सीधा 515, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लेबर का देखो, लेबर का बोला है 90 और 30, 90 इंटू 3, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 प्लस 270, 330, 330 हो जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्री ओवरहेड जैसे बोला, तो कितना हो जाएगा? 400 और 500 है, तो 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट कितना है? 330, 330 का 80% करो, 264। टोटल बोलो। 1109। 1109,
1109 और ओवरऑल टोटल 9182,819। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया इसका भी। अब 120 नंबर, 120 नंबर का सितंबर का तो देख देख के लिखना है। 765 475 380, 765 475 और 380 कितना हो रहा है? 1620। 1620। अच्छा, और अक्टूबर का देखते हैं। जॉब 120, 120, 665 मटेरियल इशू हुआ था, 665 और तो कुछ हुआ नहीं है, और इसका कुछ हमें बोला भी नहीं था, तो ये पूरा यूज हुआ है। 665 प्लस लेबर का तो ऐसे निकलेगा ये 75 इंटू 3 और 10 इंटू 2, तो 75 इंटू 3 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 75 इंटू 245। ठीक। और ओवरहेड का लगाना है यहाँ पर, पहले बेसिस निकालो। तो 380 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100, 380 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 80%। 80% ऑफ लेबर कॉस्ट यानी 245, तो 80% ऑफ 245 कितना हो जाएगा? 196। 196। अच्छा, तो अब ये टोटल करो। 196 टू 110 45, 1106, 6। टोटल 62726, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब दूसरा आंसर निकाल लेते, फिर हम जो है वर्किंग नोट भी करके दिखा देते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट बोला था और दूसरा बोला था हमें इनवॉइस प्राइस ऑफ जॉब निकालने के लिए, उसको हम अलग से निकाल। इनवॉइस प्राइस ऑफ जॉब, तो 115, 118 और 120। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट तक निकल गया, तो वो लिख लेते फैक्ट्री कॉस्ट कितना कितना है। इसका टोटल नहीं किया। 2990, 2990, फिर था 2819 और लास्ट वाला 2726। अब ऐड करेंगे 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर, क्या क्या कवर हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 299, इसका 10% 281.9, मतलब 282, या फिर 81.9 भी लिख सकते हो, और 272.6 टोटल करने से कितना आ जाएगा? तो टोटल कॉस्ट फिर इस पे 3289 3289 3100.9 2998.6। और प्रॉफिट कितना लगाने के लिए बोला था? 20% ऑन कॉस्ट, तो एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, तो इसका 20%। इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस को इनवॉइस प्राइस में बोला जाता है। सबका 20% निकाल के प्लस कर करके दे।599.72 से सेटा 599.72, तो हम ये ऐड कर लेते हैं। 3598.32। 20%, 20.18 80, 3721.08। 3721, 3721.08 exactly. 67570। 657.8. 3946.8।
ये निकालने बोला था, ये कैलकुलेट हो गया। हाँ, अब वर्किंग नोट जो है वो हम बता देते हैं। वर्किंग नोट में क्या क्या निकालेंगे, तो देखो सितंबर का जो खर्चा दिया है उसको तो नहीं निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई एज ए परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, तो तीनों जॉब के लिए निकालना पड़ेगा। 115, 118, 120। तो 640/800 इंटू 100, तो इतना परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट। फिर 640 के बाद 400/500, कितना कितना आ रहा है एक बार बताओ। 380/475 इंटू 100, ये शायद 80% आया, ये भी 80%, और ये वाला ये भी 80%, सब 80% आया हुआ, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो जॉब नंबर 115 का अक्टूबर में जो लेबर का खर्चा है 25 और 25, तो लेबर कॉस्ट इन अक्टूबर, ठीक है, इस जॉब के लिए 115 के लिए, तो 115 के लिए 25/3 प्लस 25/2, तो ये आ जाएगा 75 प्लस 50, 125। देयरफॉर ओवरहेड हो जाएगा 125 इंटू 80%, कितना आया है उतना देख देख के एक बार बता दो कितना आया है। 100. 100 ही आया है, 125 और इसका 80%, कितना आया। फिर उसके बाद 118 का 90 और 30, 90/3 प्लस 30/2, 270 प्लस 60, 330, तो 330 एड इंटू 80%, कितना हो जाता है। 264। 264 और 124, तो 75 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 2, ऐसा कर। हाँ, बाकी ये सब इंफॉर्मेशन हमें लगा ही नहीं, क्योंकि ये सब जो है हम लोग का 120, 121, 124, ये सब जॉब तो हम लोग का जो है इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें ये 3 जॉब का करना है, ठीक है। और ये वेटिंग फॉर मटेरियल ये सब हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, मशीन ब्रेकडाउन ये सब एबनॉर्मल है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 225 और 20, 245, और 245 का ओवरहेड निकालना है 80%, कितना आएगा। 196। 196, ठीक है। और एक वर्किंग नोट, अच्छा इसमें लिख देना है कि क्वेश्चन एज क्वेश्चन साइलेंट, तो हम लोगों ने ये मानना है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट 1 हो गया, और मटेरियल का भी बना देते एक छोटा सा वर्किंग। 115, ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ के देखा हमारे अक्टूबर में किसी तरीके का मेटेरियल इशू नहीं हुआ है। 118 का 3 कंडीशन था, मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर, एक ट्रांसफर हुआ था, एक रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये देखो 118 का
54, 55, 56, 54, 55, 56, ठीक है। 54 वाला रिटर्न, 55 वाला ट्रांसफर और ये यूज, तो वही वाला डेटा हम लोगों ने लिया है। और 120 का है, 120 का है से ये कम चला गया, 120 का है 57,665, ये यूज हुआ। ये रिक्विजिशन नंबर, इतना मटेरियल ये यूज हुआ है, तो ये मटेरियल का बना दिया। लेबर, पहले मटेरियल का बना के फिर लेबर बनाने से अच्छा होता। चलो ठीक है, आगे आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, बट इस तरीके से हम लोग बना सकते। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही काफी बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 और एक इलास्ट्रेशन 1 है, बाकी एमसीक्यू होगा शायद, वो करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं। थैंक यू मैम, बाय मैम।